स्वागत है आप सभी का। सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लें जो बच्चे रह गए हैं। जी, स्वागत है आप सभी का। पार्टनरशिप की ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास, पहली क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद फिर आज ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कौन-कौन से अकाउंट पार्टनरशिप में बनाने पड़ते हैं, क्या ज़रूरत होती है अकाउंट्स बनाने की और कैसे-कैसे अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, इस तरीके की बातें आज इस क्लास में हम करेंगे। एक बार सब बच्चे ज्वाइन कर लें जल्दी से, सारे बच्चे एक बार ज्वाइन कर लें, जितने बच्चे भी। जी, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, एक बार ज्वाइन कर लें। बहुत प्यारी सी क्लास आप लोगों की रहने वाली है। आह, अमन, आप जुड़ चुके हैं? जी, जी। आप एक बार ये कन्फर्म करते रहिएगा मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँच रही है, बहुत अच्छे से आप लोगों को साफ-साफ दिखाई और सुनाई दे रहा हो। क्योंकि ये बहुत बहुत पहली क्लास है, सबसे पहली क्लास है, सो आप लोग थोड़ा-सा फ़ैमिलियर भी हो जाएँगे इस ऐप के साथ। राइट साइड में आप लोगों को चैट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वहाँ जाकर के आप कुछ भी आपकी क्वेरी होगी, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, वहाँ जाकर के आप बता सकते हैं। टाइप करके बता सकते हैं। इसके अलावा राइट साइड में ही आप लोगों को प्यारे बच्चों दिखाई देगा, एक हैंड रेज़ का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप उस पे क्लिक करेंगे जी, जब आप हैंड रेज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ से अलाउ मैं कर दूँगा और आप लोग बोल करके भी कोई आपका डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। जी। आप सारी बातें मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। इसके अलावा और एक और जो मेन जो चीज़ है वो आप लोग यहाँ पर वीडियो जो है वो 720 पे रखेंगे, सेट पे 720 पे रखेंगे, सो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी किसी भी तरीके से। जी, सब क्लियर है? अमन की तरफ से सब क्लियर है? सारे बच्चे जुड़ चुके हैं? जी, स्टार्ट करते हैं बहुत प्यारी-सी बात के साथ। सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और मेन जो चीज़ है ये बुक है, बुक का नाम ही अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जब हम 11th क्लास में थे तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करी जाती है। एकाकी जो व्यवसाय होता है, एक आदमी जिसको चलाने वाला होता है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाती है। अब चूंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर के किसी बिज़नेस को चलाने के लिए एग्री होते हैं और प्रॉफिट को बाँटने के लिए एग्री होते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में किस तरीके की अकाउंटिंग होगी, क्या रूल चेंज हो जाएँगे या नहीं होंगे, अकाउंट्स किस तरीके से बनाए जाएँगे, किन-किन नियमों को ध्यान में रखा जाएगा, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक डेफिनिशन आप लोगों को दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी-सी डेफिनिशन है। बोल रहा है पार्टनरशिप क्या होती है? सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। कह रहा है कि ये रिलेशन होती है पर्सन के बीच में। सबसे पहली चीज यहां से ही हम नोट करेंगे, रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन के बीच में, बिटवीन पर्सन, पर्सन के बीच में। अब सबसे पहली बात यही कि कितने आदमी मिल करके, जैसे बोला ना पर्सन के बीच में, तो कितने पर्सन, सबसे मेन जो पॉइंट आता है पर्सन कितने होने चाहिए, पर्सन कितने होने चाहिए। तो मिनिमम अगर मैं बात करूं, मिनिमम अगर मैं बात करूं तो कितने होंगे, 2 मेंबर या 2 पर्सन होने चाहिए, 2 पार्टनर कम से कम होने चाहिए किसी भी बिजनेस में को पार्टनरशिप के रूप में चलाने के लिए। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो 50 मेंबर्स कम से कम या 50 पार्टनर्स कम से ज्यादा, माफ कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन जो इससे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम लिमिट जो है वो कौन से एक्ट में लिखा गया है, कि पर्सन जो होंगे वो मिनिमम 2 होने चाहिए या पार्टनर जो होंगे वो मिनिमम 2 होने चाहिए, ये कौन से एक्ट में लिखा गया है। इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखा गया है। मिनिमम मिनिमम जो पर्सन होंगे उनके बारे में
पार्टनरशिप एक्ट में ही लिखा गया है, जबकि मैक्सिमम नंबर्स की मैं बात करूं तो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा गया। सबसे पहले कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 के अंदर ये बताया गया कि मैक्सिमम 100 तक क्या हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, या मैं कहूं कि उसके बाद एक रूल आया जिसे हम कहते हैं कंपनीज रूल मिसलेनियस रूल जो थे, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 रूल नंबर 10 में ये बताया गया कि मैक्सिमम जो होंगे वो पर्सन कितने होंगे, वो 50 होंगे। सो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। ये था कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में ये कहा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 रहेंगे। आप ये चीज याद रखेंगे। सेक्शन नंबर 10, माफ कीजिएगा, रूल नंबर 10 के अंदर ये बताया गया है। फिर अगर मैं बात करूं इसके बाद, यहां इसी डेफिनेशन में आप लोगों को एक और पॉइंट नजर आएगा, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। सर पहली चीज एग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात एग्रीमेंट होना चाहिए कि एग्रीमेंट किन किन के बीच में होगा। तो जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर आगे बात करिए शेयर द प्रॉफिट्स। तो सर क्या प्रॉफिट्स को बांटने के लिए होना चाहिए या लॉसेज के लिए भी हो सकता है, या लॉसेज को बांटा जा सकता है? तो इस पॉइंट के लिए एक बात ये याद रखिएगा कि आप प्रॉफिट को बांटोगे ही बांटोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रॉफिट को छोड़ दो। जैसे कई बार मैं एक एग्जांपल आप लोगों को लेकर के बताता हूं, ऐसा होता है, काफी बार होता है कि लॉस हो जाता है, कई बार लॉस हो जाता है। तो लॉस की कंडीशन में हम किसी एक पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कि नहीं भैया, जैसे मान लिया 3 पार्टनर हैं, तो 2 पार्टनर, किसी एक पार्टनर को, छोटे वाला कोई होगा मान लो, तो उस पार्टनर को कहते हैं कि भाई तुम्हें 1 लाख रुपए हम हर साल प्रॉफिट का देंगे ही देंगे, चाहे भले ही लॉस हो। वो कहते हैं भाई कहां से दोगे? तो कहते हैं हम अपने पास से दे चाहे, लेकिन तुम्हें जरूर जो है वो हिस्सा देंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार जो होता है, ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसे इस साल तो 1 लाख रुपए जो तीसरा पार्टनर था उसको पे कर दिए गए कि लो भैया आपकी बार लॉस, आपकी बार कम प्रॉफिट आया था तो तुम्हारा प्रॉफिट हम कम नहीं रहने देंगे, ये लो तुम 1 लाख रुपए ले लो। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर पे जाकर के बोले बहुत सारा प्रॉफिट आ गया। अब जो 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 तीसरे नंबर का पार्टनर था उसकी आत्मा जाग जाती है, वो कहता है कि नहीं यार, मैंने तुमसे पैसे लिए थे, अब की बार मैं तुमसे पैसे ले ही नहीं रहा, अब की बार मैं प्रॉफिट ही नहीं ले रहा, जितना भी तुमने मुझे दिया था वो इससे भरपाई हो जाएगा, अब की बार मैं प्रॉफिट ही नहीं ले रहा। तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है? तो प्यारे बच्चे याद रखना, प्रॉफिट को कभी नहीं छोड़ा जा सकता, प्रॉफिट आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब लॉस को छोड़ सकते हैं, हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी एक पार्टनर को लॉस हो रहा था, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था किसी एक पार्टनर को लॉस हो रहा था जी, किसी एक पार्टनर को लॉस हो रहा था प्यारे बच्चों, तो उसने छोड़ दिया था, ठीक है, मतलब लॉस को छोड़ दिया था, लॉस उसने लिया नहीं, 2 पार्टनर्स ने वो वहन करा था लॉस, लेकिन प्रॉफिट को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये छोटी सी एक बात है, ये याद रखना। आगे इसी में फंडा लिखने की सर कोई बात नहीं, जो चीज लिखनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। यहां पे याद रखेंगे आप लोग, देखिए जब मैं बिजनेस की बात करता हूं, इसी डेफिनेशन में आया एक वर्ड आया बिजनेस, तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू ही हो सकती है? मतलब अगर कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो क्या पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी? जी बिल्कुल नहीं कहलाएगी सर। जनरली तो बोल देते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, तो पार्टनर बिजनेस में ही होगा। मतलब सर बिजनेस का मतलब जो प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई एक्टिविटी करी जा रही हो वो बिजनेस मोटिव होता है। जैसे आप आपने आपने 2 लोगों ने मिलकर के कोई 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 फैक्ट्री स्टार्ट करी है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करी है और आप चाहते हैं उसमें प्रोडक्शन के माध्यम से उसको बेच करके और फिर वहां से आप प्रॉफिट कमाए, तो सर ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। लेकिन अगर आप कोई चैरिटी का काम करते हैं, आप कोई एनजीओ चलाना चाह रहे हैं, 5 आदमी मिलकर के, 2 आदमी मिलकर के कोई एनजीओ वगैरह चलाना चाह रहे हैं कोई सोसाइटी के रूप में, तो इस तरीके का जो बिजनेस, इस तरीके की जो एक्टिविटी होगी वो बिजनेस एक्टिविटी होती ही नहीं है। ये आपने बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा 11th क्लास में। फिर कह रहा है सर कैरिड ऑन बाय ऑल, कि ये ऐसा बिजनेस या तो सभी कैरी कर रहे होंगे, दैट्स मीन सभी इसमें बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, या उनकी तरफ से कोई एक टीम बना दी गई होगी, 2 आदमियों की, एक आदमी की, तो वो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी मिल करके जो है वो क्या कर रहे होंगे, बिजनेस को चलाने का काम कर रहे होंगे, मैनेज करने का काम कर रहे होंगे।
आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कोई डाउट हो तो बता दीजिए एक बार, मैं यही हूं अभी जी। क्या आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया? कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम हमें आ रही है, ये नहीं समझ में आया जी। क्लियर है? सब कुछ क्लियर होगा आई होप। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए एक पॉइंट के बारे में मैंने बात करा था कि के बारे में डिस्कस करा था, एग्रीमेंट ना, एग्रीड के ऊपर मैंने लिखा भी था और इसके बारे में मैंने बहुत कुछ नहीं बोला। अब मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूं। एग्रीमेंट, सर क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए? कोई भी आदमी पार्टनरशिप में जाना चाह रहा है तो क्या एग्रीमेंट होना जरूरी है? एग्रीमेंट दैट मीन कोई सहमति होना, कंसेंट होना। तो क्या सहमति जरूरी है? और सर ये सहमति लिखित में होनी चाहिए या केवल बोल करके काम चल जाएगा? तुमने मुझे कहा भैया हम अपन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हाँ, तो तुम कह रहे पार्टनर बनोगे, मैं कहता हूँ हाँ मैं बन जाऊंगा। तो क्या ये एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? और क्या इस तरीके से करा गया एग्रीमेंट पार्टनरशिप को जन्म देगा या नहीं देगा? तो प्यारे बच्चों याद रखना, एग्रीमेंट चाहे बोल करके करा गया हो या लिख करके करा गया हो, एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही होता है। मेरी बात समझे? एग्रीमेंट मतलब है एग्री हो रहे हो, सो चाहे बोल करके एग्रीमेंट हुआ हो या लिख करके हुआ हो, प्यारे बच्चों एग्रीमेंट ही होएगा, वो ठहराव ही होएगा। समझ में आ रही है आपको बातें? मतलब वो पार्टनरशिप ही कहलाएगी चाहे बोल करके करा हो। लेकिन लेकिन अगर हम लिख लेते हैं तो इन फ्यूचर हमारा कोई डिस्प्यूट ना हो, हमारा कोई झगड़ा ना हो, और अगर कोई झगड़ा हो भी जाए तो एग्रीमेंट में अगर सब कुछ लिखा हो, हमारा वो एग्रीमेंट हमारे पास में हो इस तरीके का लिखा हुआ, तो वो एविडेंस के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि सर देखो ये हमारी बात हुई थी। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी, लिखिए, एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल, एग्रीमेंट कैन बी इन रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म और ओरल, और मौखिक भी हो सकता है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक पार्टनरशिप डीड होती है, एक पार्टनरशिप डीड होती है। सर पार्टनरशिप डीड क्या होता है? इसी से रिलेटेड एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आई होप डेफिनेशन आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक होती है सर पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं? क्या होती होगी पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट या एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड कहलाता है। लिखिए, अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ रिटन डॉक्यूमेंट, a written document which contains term and condition of a business, which contains, which contain term and condition of, term and condition of, condition of पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या टर्म्स होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, एक दूसरे के साथ में किस तरीके की कंडीशंस पे हम काम करेंगे, किन शर्तों के ऊपर हम एक दूसरे के साथ काम करेंगे, इनके रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही हम क्या नाम देते हैं? इनके रिटर्न डॉक्यूमेंट को ही प्यारे बच्चों हम पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई यहाँ पे। अब पार्टनरशिप डीड का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो इसे ही किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ऑफ पार्टनरशिप। जिस तरीके से, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जिस तरीके से जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कंपनी स्टार्ट करते टाइम पर हम दो तरीके के जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। एक को कहते हैं मेमोरेंडम, ठीक है, और एक को कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। मेमोरेंडम कहते हैं, एक को कहते हैं आर्टिकल, सही है। तो ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है।
क्या क्या लिखा जाता होगा सर? इसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर इनके बारे में जिक्र करूं तो क्या क्या लिखा जा सकता होगा, कुछ बातें मैं बता देता हूं। जैसे हमारे बिजनेस का नेम क्या होगा या पार्टनरशिप का नाम क्या होगा। नंबर, पार्टनरशिप फर्म जो होगी वो कहाँ रजिस्टर्ड होगी, या मैं कहूँ हेड ऑफिस कहाँ होगा, इसके बारे में भी जिक्र होगा। अब कुछ बातों का जिक्र होगा, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मतलब अगर मैं और आप मिलकर के कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो हम प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम उसको प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, इसलिए इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कहते हैं। सर क्या प्रॉफिट ही बटेगा, ना ना ना, लॉस भी अगर है आपका तो लॉस को भी तो आप आधा आधा ही बांटोगे, या जो भी रेशियो आपने सेलेक्ट करी होगी उसके अकॉर्डिंग बांटोगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, इसके यहां पे लिखा होगा कहां, पार्टनरशिप डीड में। नंबर थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो और क्या हो सकता है सर, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो काम करेगा तो उसको सैलरी चाहिए, ठीक है। अगर उसने कैपिटल लगाई है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए। सर वो और ज्यादा काम करेगा, सेल वगैरह का काम करता है, उसे कमीशन भी चाहिएगा, सो कमीशन वगैरह के बारे में भी डिस्कशन होएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, सर अगर वो पैसे निकालेगा तो उसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चाहिए, माफ कीजिएगा उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिया जाएगा, चार्ज करा जाएगा उससे। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए। और लोन वगैरह के बारे में कि लोन जो होगा वो कितने परसेंट के अमाउंट, कितने परसेंट पर जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर पार्टनरशिप फर्म, ऐसा कई बार होता है कि किसी पार्टनर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो पार्टनर जो है वो फर्म से लोन ले लेता है। ऐसा भी होता है कि फर्म को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, सो पार्टनर पार्टनर जो होता है पार्टनर भी लोन दे देता है। सो लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस रेट के साथ दिया जाएगा। एक पार्टनर लोन देगा, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बारे में भी जिक्र होगा। बहुत सारी बातों के बारे में जिक्र करें, बहुत सारे, कि एक पार्टनर ये गुडविल की वैल्यूएशन क्या होगी, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कुछ पॉइंट्स को इनको आप याद रखेंगे। क्या सर, नेम क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सैलरी क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, कमीशन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा जाएगा नहीं करा जाएगा, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन देगा या नहीं देगा, और देगा तो किस रेट के साथ देगा। ये सब बातें पार्टनरशिप डीड का पार्ट बनती हैं। पार्टनरशिप डीड में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। सब पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग मुझे बताएं। अमन, आपको समझ आ रहा है सारा सब कुछ? जी बताइए। प्रिंस और अमन दोनों बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मुझे बता दे प्रिंस, क्या आपको इतने सा पॉइंट समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, चैट बॉक्स है, उसमें आप लिख करके बताएंगे, या राइट हैंड साइड में ही आप लोगों को हैंड रेज का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप हैंड रेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कोई भी आप लोगों का डाउट होगा वो मुझे सुनाई दे जाएगा, बस इतना सा, मतलब आप बोल करके बताएंगे सारी बातें। जी जी, बेसिक बातें, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सी बातें हमारी हो रही हैं। इसके बाद अब मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ चलता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे ही फोकस करा जाता है। आपके एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो भी मोस्टली जो होता है वो प्रोबेबिलिटी ये ही रहती है कि वो न्यूमेरिकल पोर्शन में से आते हैं। कोई एक आध जो है वो एक सिंगल आप लोगों का थ्योरेटिकल पोर्शन में से आ जाता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है। हम जब भी पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करी थी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंटिंग करते टाइम आप लोगों को यह ध्यान होगा कि आपने फाइनल अकाउंट बनाए थे, जिसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई थी। इसी तरीके से पार्टनरशिप में भी अलग अलग अकाउंट बनेंगे। एक सबसे पहला जो अकाउंट होगा वो मैं अगर कहूं आप लोगों को, तो वो होगा पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड, माफ कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेम ऐसे ही लिखना है सर, फॉर्मेट एक बार आज देख लेंगे।
ऐसे ही लिखना है फॉर द ईयर एंडेड ऑन, कब हो रहा है, जैसे कोई भी डेट होगी 31 मार्च समथिंग, इस तरीके से। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग बात नहीं है, बहुत प्यारी सी बातें, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अच्छा, ये अकाउंट सर होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करूं तो सर बनता कब है, तो सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया जाएगा आपका। असल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्यारे बच्चों बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। तो सर पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना होगा, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों को 11वीं क्लास में सिखाया गया था। क्वेश्चन अगर आएगा भी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आएगा। बोलो सर पूरे पूरे चांसेस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही आएगा, और कोई नहीं आ सकता? आएगा तो यहां से ही आएगा, या फिर इसके बाद में आप लोगों को जो समझाऊंगा उसमें से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ पार्ट आप लोगों को देंगे, उसकी एडजस्टमेंट में यहीं पर आप लोगों को सिखा दूंगा, वो चीजें यहीं पर आप लोगों को पहले से आती ही है, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली नहीं है। मैं अगर डिस्कशन करूं आप लोगों के साथ तो मैंने सिंपली आप लोगों को यह बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ और नहीं है, बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, मतलब उसी का ही बढ़ा हुआ रूप है। और सिंपली ये सेम अकाउंट होता है जिस तरीके का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। सर बनाया क्यों जाता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बनाया क्यों जाता है, तो बनाया इसलिए जाता है ताकि हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर सकें, बांट सकें, मतलब एप्रोप्रिएशन कर सकें प्रॉफिट का, मतलब हम प्रॉफिट का बंटवारा कर सकें। बोलो सर बंटवारा कर सके, ये चीज समझ नहीं आई। दो टर्म आपको समझनी होंगी। सबसे पहले एक टर्म का नाम होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, ठीक है। और एक दूसरी टर्म होती है जिसका नाम होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम, एप्रोप्रिएशन, यही सेम वर्ड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम। सर फर्क होता है कुछ? हाँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम जो भी होंगी उससे आपका प्रॉफिट कम ही होगा प्यारे बच्चों, उससे आपका प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि बैड डेट्स होने की वजह से, जैसे मान लिया आपकी टोटल इनकम कुछ हुई, आपकी टोटल आपको कमीशन कोई मिल रहा था मान लो, तो कमीशन मिला आपको मान लिया कहीं से 20,000 रुपए, और आपके बैड डेट्स हो गए तो वो 5,000 के हो गए, तो यहां से आपको प्रॉफिट कितना मिला? आप बोलेंगे सर 20,000 रुपए आपका कमीशन था, 5,000 रुपए बैड डेट्स हो गए, तो हमारा प्रॉफिट जो रह गया वो कम हो गया। आपकी बार हमारा प्रॉफिट रह गया 15,000 रुपए। जबकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम होती हैं जी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आइटम जो होती हैं प्यारे बच्चों, वो आइटम आपको याद रखना है, उससे प्रॉफिट का बंटवारा होता है, प्रॉफिट बढ़ता है, कम नहीं होता। प्रॉफिट उतना ही रहेगा, प्रॉफिट कम नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। और ये प्रॉफिट नॉर्मली किस में बटेगा? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच होता है, मतलब पार्टनर्स को वो पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी बनाया होगा तो सर उसमें जितनी भी आइटम आपने लिखी होंगी वो सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी आइटम लिखी वो सारी की सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम थी, उससे प्रॉफिट कम होगा। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो अब बना रहे हैं इस वाले अकाउंट में, इस वाले अकाउंट में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। और ये प्रॉफिट बांटना किस किस में है? ये प्रॉफिट पार्टनर में बांटना है। किस रूप में बांटना है? तो पार्टनर को सैलरी दी जानी है तो प्रॉफिट का बंटवारा बोला जाएगा। पार्टनर्स को कमीशन दिया जाना है तो प्रॉफिट का बंटवारा बोला जाएगा। सर पार्टनर की जो कैपिटल लगाई थी पार्टनर्स ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा तो फिर ये प्रॉफिट का बंटवारा बोला जाएगा, दैट्स मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोली जाएंगी। मेरी बात यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताइए कि सर ये वाला डाउट हमारा है जी। बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आप लोगों को केवल। कोई डाउट हो तो बताएं मुझे। प्रिंस और अमन,
आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। शायद स्कूल वगैरह में ही आप लोगों का पूरा हो भी चुका होगा चैप्टर। फिलहाल हम बेसिक बातें कर रहे हैं तो इसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले ये बात मुझे बताइए कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है तो क्या कर रहे हैं? बोलो सर हम प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो सर प्रॉफिट बांटने से पहले क्या आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ। तो सर प्रॉफिट होना चाहिए, सबसे पहला काम यही होता है, प्रॉफिट होना चाहिए, है ना? तो प्रॉफिट होगा तो सही है, प्रॉफिट नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ये चीज याद रखना। प्रॉफिट है तो अकाउंट बना दो, प्रॉफिट नहीं है तो बंटवारा किस चीज का करोगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे हम। और क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की एक बड़ी खास बात होती है, आपने 11th क्लास में ये पढ़ा भी होगा, मैं फिर याद दिला देता हूं। जी जी अमन, जी प्रिंस, आप लोगों को बड़ी खास बात सुनी होगी नॉमिनल अकाउंट में कि इसका डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जो भी नॉमिनल अकाउंट होंगे उस डेबिट जब भी होंगे वो किस वजह से होंगे? सर लॉसेज और एक्सपेंसेस के होंगे। जबकि अगर मैं बात करूं क्रेडिट साइड में, ठीक है, तो क्रेडिट साइड वो कब कब होंगे? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट होएगा या गेन होएगा तो वो क्या होंगे? वो क्रेडिट होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर हमें प्रॉफिट है तो नॉमिनल अकाउंट के किस साइड में लिखना है? सर यहां लिखना है बाय। सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट दिया होगा, मैं केवल अभी फॉर्मेट बता रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको प्रॉफिट दिया होगा, तो ये प्रॉफिट आया कहां से? सर ये प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर होकर के। जब आप 11th क्लास में थे, जब आप 11th क्लास में थे तो वहां पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सबसे नीचे, यहां मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो सबसे नीचे यहां पे लिखा होता टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिखा होता था अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो। ठीक है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सीधा का सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था प्रॉफिट। लेकिन पार्टनरशिप में कहां सीधे सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, वो हमें ट्रांसफर करना है कहां पे? वो हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो ये जो प्रॉफिट है ये आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। मान लो ये आप लोगों के पास 10 लाख रुपए है, वैसे तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, कोई अमाउंट नहीं लिख रहा, तो सबसे पहले आप जो भी प्रॉफिट है वो लिख लेंगे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। अब प्रॉफिट को बांटना है प्यारे बच्चों, तो बांटना है तो किस साइड में लिखेंगे? तो जैसे जैसे बांटते जाएंगे आप इस साइड में लिखते जाएंगे। और कहां कहां बटेगा प्रॉफिट? मैंने सबसे पहले कहा था आप लोगों को प्रॉफिट बटेगा, मान लो आप इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे तो लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है? अब ये कैपिटल पर इंटरेस्ट जो है वो किस किस को दिया जाएगा? तो जिसने कैपिटल लगाई होगी उसी को दिया जाएगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट में रुपया भेज दो और कहां भेज दो? बी के कैपिटल अकाउंट में रुपया भेज दो। इतना सा काम करना है आपने। जितनी भी कैपिटल होगी उस पर इंटरेस्ट जो लगेगा, तो मैं इस अमाउंट को मैं यहां लिख लूंगा इस लाइन के पास ऐसे, और बी का जो अमाउंट होगा मैं यहां लिख लूंगा, यहां इसका टोटल हुआ और इस टोटल को मैं यहां लिख लूंगा। यहां पे एक अमाउंट पूरी आ चुकी है। क्लियर है? दूसरा, हम इस प्रॉफिट को और कहां बांट सकते हैं? तो सर सैलरी दे देंगे। किसको? सर पार्टनर को ही दे देंगे। सर पार्टनर का ही क्यों नाम लिख रहे हो बार बार? किसी वर्कर को सैलरी देनी होगी तो वर्कर को सैलरी अगर दी गई होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गई होगी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनाया जाता है? उस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो प्रॉफिट किस में बटेगा? जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बटेगा। तो सैलरी किसको दी गई होगी? सर पार्टनर्स भी काम करते हैं तो वो भी डिमांड करते हैं कि यार हमें भी तो सैलरी चाहिए, तो ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगी और कहां जाएगी? बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो सर यहां से फिर इस तरीके से ही लिख देंगे, यहां से फिर इस तरीके से ही लिख देंगे और ये टोटल यहां पे लिख देंगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है? तो कमीशन भी हो सकता है। कमीशन के रूप में भी हम उनको कुछ देते हैं, तो कमीशन के रूप में यहां पे लिख लीजिए टू कमीशन। फिर इस तरीके से ही ए के कैपिटल अकाउंट में कुछ जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में कुछ अलग जाएगा कमीशन, या हो सकता है एक जैसा भी चला जाए, फिर भी हम लिखेंगे अलग अलग कि ए के कैपिटल अकाउंट में कितना गया और बी के कैपिटल अकाउंट में कितना गया। यहां पे हम सिंपल इनका टोटल करके लिख देंगे। सर क्या उनको कुछ देना ही होता है या उनसे कुछ लेना भी होता है? हाँ हाँ सर, उनसे कुछ लेना भी होता है। क्या लेना होगा? और लेना होगा तो वो हमारा
वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाएगा या घटाएगा? आप जब भी एंट्री करेंगे तो याद रखना प्यारे बच्चों, आपने एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा जिसमें बताया जाता है कि जब भी आप एंट्री करेंगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं, और जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे, मतलब आप अपने आप को बिजनेस मानेंगे ना कि मालिक। ठीक है, जब बिजनेस में मान रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मालिक ने पैसे निकाले थे ड्राइंग के, मालिक ने ड्राइंग के पैसे निकाले थे, अब मुझे मालिक से इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो अब मुझे अगर मालिक से इंटरेस्ट चाहिए है तो मैं यहां पे लिखूंगा किस नाम से, मैं किस नाम से लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर अब क्या उसके पास जाकर के ये बोलेंगे कि भैया तू इंटरेस्ट दे दे ड्राइंग के ऊपर? ऐसा नहीं होता कभी भी। हम बार बार उसके पास मांग जाकर नहीं मांगते, हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही निकाल लेते हैं। तो बस अब मैं ए के कैपिटल अकाउंट से पैसे कितने निकालूं और बी के कैपिटल अकाउंट से पैसे कितने निकालूं? सर मैं ये वाली अमाउंट जो होगी मैं यहां लिख दूंगा। सही है। इंटरेस्ट के रूप में उनसे कितने लेने हैं? देखो पैसे तो उन्होंने लिए हैं हमसे ड्राइंग के, हम बिजनेस है, उन्होंने ड्राइंग कर ली, उन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, लेकिन अब हमें चाहिए उनसे इंटरेस्ट, तो उनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना है हमने। मेरी बात समझ गए होंगे यहां तक क्लियर हो रही होंगी बातें, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है? सही है। अब सर ये क्वेश्चन हमारा लगभग पूरा हो चुका है। कई बार अब इसके बाद भी क्या होता है, जैसे मैं हर बार यही बात बताता हूं कि हमारा मान लो ये 100 रुपए प्रॉफिट है, तो इस 100 रुपए प्रॉफिट में सबसे पहले कोई भी इंसान क्या करने की कोशिश करता है? सर टैक्स पे करने की कोशिश करता है कि हमारे ये इनकम है तो इसके ऊपर मैं टैक्स पे कर देता हूं, या ये प्रॉफिट है इसके ऊपर मैं टैक्स पे कर देता हूं। फिर इंसान कहता है या कोई भी बिजनेसमैन कहता है कि सर मान लिया 20 रुपए टैक्स के पे कर दिए, 80 अब भी रहते हैं, तो 80 पे हक किसका है? तो बिजनेस कहता है या बिजनेसमैन कहता है हमारा हक है, हमारा हक है। फिर बात आती है, मैनेजमेंट कमेटी कहती है कि ना 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 भैया तुम्हारा हक नहीं है, इस पे अभी थोड़ा सा हक तो कम से कम बिजनेस का दे दो। यार ये पैसे तो तुम्हारे ही, तुम्हें ही मिलेंगे, लेकिन इस पैसे में से कुछ बचा के रख लेते हैं जिन्हें रिजर्व का नाम देते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होए तो क्या हो, हम इसको यूज कर सके। मान लिया 30 रुपए जो है वो रिजर्व के रूप में बचा करके उन्होंने रख लिया। हालांकि ये रिजर्व जो होगा अगर यूज नहीं करा जाएगा तो ये लास्ट में जाना किसके पास है? पार्टनर्स के पास ही, मालिकों के पास ही जाना है। सही है। और बाकी जो पैसा होगा प्यारे बच्चों, बाकी जो पैसा होगा वो डिविडेंड के रूप में या प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा, प्रॉफिट के रूप में बांट दिया जाएगा। अब कितना रुपया, 50 रुपया रह चुका है, वो बांट देंगे हम। सही है, मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे हम देखिए क्या कर चुके हैं हम। यहां पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला एंट्री करनी, ये वाली एंट्री करनी है, ये वाली ट्रांजेक्शन लिखनी है कि प्रॉफिट एंड, उसके बाद फिर कुछ भी लिख दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आईओडी लिखना चाहिए लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना चाहिए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। तो सर इसके बाद फिर अगर मैं कहूं कि इसी रुपए में से आप रिजर्व भी बनाएंगे तो क्या रिजर्व बन सकता है यहाँ पे? हाँ प्यारे बच्चों, रिजर्व भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो मैं यहां लिख देता हूं टू रिजर्व। तो क्या रिजर्व जो होगा, बस इतनी सी बात बताइए, क्या रिजर्व ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? ना ना ना, रिजर्व तो बिजनेस में रखा जाएगा, तो वो ए के कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना, बी के कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजना। जैसे हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के कैपिटल अकाउंट में भेज दिया था। हम कभी भी कैश नहीं देते। आप ये सोच रहे होगा एकदम से जाके बोलेंगे ला भैया कैश पकड़ ले, ना ना ना, पहले ड्यू करेंगे। सही है, पहले उनको दे बनाएंगे कि उनके ऊपर हमारी लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे या उनकी लायबिलिटी को क्रिएट करेंगे, फिर बाद में लेन देन होएगा। पहले एकदम से जाकर के नहीं बोला ये ले लो भाई, बस ऐसे कुछ नहीं होती चीजें। खैर अभी जो चीजें समझ आ रही है उसमें यह है कि अगर रिजर्व बनाना होगा तो वो ए और बी के हिस्से में नहीं जाएगा फिलहाल, वो जब बटेगा तो बाद में बांटेंगे। फिलहाल तो रिजर्व बनाना है तो यहीं से डायरेक्टली बन जाएगा। और इसीलिए मैं यहां नहीं लिख रहा नीचे ए के कैपिटल अकाउंट में, यहां नहीं लिख रहा ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि रिजर्व जो है वो अल्टीमेट यहीं से बनेगा, पूरा जो भी बनाना है हमें। सर बस इतना सा होने के बाद ये अकाउंट बहुत प्यारा सा बन चुका है आपका। इतना होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका अब टोटल कर लेना है। जब आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट वाली साइड अगर ज्यादा आ जाए,
देखो क्रेडिट में क्या दिए हुए थे, सारे प्रॉफिट दिए हुए थे, और ये क्या है, ये सारे कमी है, नुकसान है। मान लो हम पैसा यहां पे खर्च कर रहे हैं और ये हमारे पास में पैसा बढ़ रहा है, सही है। तो क्रेडिट वाली साइड अगर ज्यादा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये प्रॉफिट होता है, सही है। क्रेडिट वाली साइड अगर आप लोगों की ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर अगर डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो ये आपका लॉस होता है। फिलहाल मान लो यही वाली साइड आपकी ज्यादा है, तो दोनों तरफ इसी साइड का बैलेंस लिख लेंगे। मान लिया ये 10 लाख रुपए है और ये 5 लाख रुपए है, तो मैं यहां 15 लाख रुपए लिख लूं और दूसरी तरफ भी 15 लाख रुपए लिख लूं, सही है। अब इसमें से इनका बैलेंस जो होगा वो घटा देंगे, और जो भी बचेगा ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ये सर प्रॉफिट ही बचेगा। अगर बच रहा है तो क्या बचेगा, प्रॉफिट ही बचेगा जी। कोई बच्चा हैंड रेज तो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से जी। तो अब की बार क्या होएगा जी, बहुत आसान सा पॉइंट, ये प्रॉफिट जो होगा ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा जी। एक बच्चे ने हैंड रेज करा था, शायद कोशिश कर रहा होगा देखने की कि सर क्या क्या रिप्लाई आता है, या आप हैंड रेज करेंगे, देखिए आपको पता भी चल जाएगा। आप हैंड रेज करें, कोई भी बच्चा एक बार, अमन या प्रिंस जो है कोई भी हैंड रेज करें, ऑप्शन पे क्लिक करें, एक बार हैंड रेज ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे आप हैंड रेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहां से मैंने यहां से एक्सेप्ट कर लिया है, आपके पास मेरी आवाज जा रही है, अब आप बोल सकते हैं, और आप जो भी बोलेंगे अब वो मुझे सुनाई देगा, तो आप बोल करके भी कुछ भी क्वेश्चन या जो भी आपकी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। सर प्रिंस, हो गया सर, हो गया। जी जी हो गया, ओके। अब प्रॉफिट ट्रांसफर, ये प्रॉफिट है यहाँ पे जी। अमन, हाँ अमन हो चुका है, ओके जी। कोई प्रॉब्लम है अमन, आप सब समझ आ रहा है जी, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से आपको जी। फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा अब की बार किस किस के हिस्से में जाएगा, तो सर ए के कैपिटल अकाउंट में। मान लिया हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा वो बचेगा 40,000 रुपए, मान लो प्रॉफिट बच गया हमारा, सही है। तो आपको पता है कि ये सर बटेगा किस किस में, ए में और बी में, क्योंकि पार्टनर भी दो हैं तो जितने ही पार्टनर उनमें ये बट जाएगा। अब यहां पे ये बटेगा किस रेशियो में, तो सर ये रेशियो आप लोगों को दी होगी। मतलब जैसे मैं सबसे पहले बता रहा था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक दी होता है, जब पार्टनरशिप डीड हम बनाते हैं तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है कि आप अपना प्रॉफिट कितना लोगे। जैसे हम 30-70 के पार्टनर हैं, है ना, तो 30-70 के पार्टनर हैं तो 30 ए को और 70 बी को मिलेगा, इस तरीके से, सही है। तो समझ आ गई होंगी ये चीजें, तो यहां पे वो लिख देंगे। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, वो ये हैं सर, क्या ये आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है? हाँ ये कंप्लीट हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कई बार लॉस भी आ जाता है, बस लॉस कैसे आएगा, ऐसी कैसी कंडीशन आएगी जिसमें लॉस आएगा, सोच करके देखिए। यहां पे प्रॉफिट हो 40,000 रुपए और सैलरी देने की बात आ जाए 50,000 रुपए, ए पार्टनर को ही, केवल एक कोई सैलरी दी जा रही है और कुछ नहीं दिया जा रहा, प्रॉफिट है केवल 40,000 रुपए और सैलरी दी जा रही है 50,000 रुपए, तो लॉस होगा या नहीं होगा? आप बोलेंगे सर लॉस होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि प्रॉफिट होने की ही कंडीशन में आप एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे सर प्रॉफिट तो था लेकिन उतना तो नहीं था, उतना प्रॉफिट नहीं था जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी, जितनी की सैलरी दी जानी चाहिए थी। अब प्रॉफिट तो है लेकिन उतना नहीं है जितने की हमें सैलरी देनी थी, तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसे कहते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? इनएडिक्वेट प्रॉफिट, कि सर हमारे पास प्रॉफिट की कमी हो गई, पर्याप्त हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बारे में आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को बस इतनी सी बात बताई है कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि लॉस भी यहां पे शो करा जा सकता है, सही है। तो लॉस होगा तो डेबिट वाली साइड ही ज्यादा होगी, क्योंकि इस साइड में 50,000 लिखे होंगे, इस साइड में 40,
और डेबिट वाली साइड ज्यादा है, दैट मीन इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि लॉस है, तो यहां पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर होंगे उन सब के अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफर किया जाएगा। यहां तक क्लियरली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आगे डिस्कस कर लेता हूं, बहुत छोटी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है। इसी अकाउंट में कुछ छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूं। सर कई बार यहां पर कैपिटल अकाउंट की जगह, प्यारे बच्चों, कैपिटल अकाउंट की जगह कई बार आप लोगों को करंट अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना सा समझो कि सर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कुछ डिफरेंस ही होता होगा, तो सर ने अभी इसीलिए ही लिखवाया है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना सा समझो, आपको केवल फॉर्मेट समझना है। सर हर जगह पे करंट अकाउंट लिखा होगा, फिर हाँ करंट अकाउंट ही लिखना होगा फिर हर जगह पर। सर कब कब होगा तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना सा समझो कि यहां पे करंट की जगह कैपिटल या कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखा हो सकता है। सर हर जगह, हाँ जी हर जगह। यहां पर भी करंट अकाउंट होएगा, ठीक है, सेम ऐसे ही यहां पर भी करंट अकाउंट ही होएगा, करंट अकाउंट होगा, इस साइड में भी करंट अकाउंट ही होगा। या तो कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा या बी के करंट अकाउंट में पैसा जाएगा। फिर सेम ऐसे ही यहां पे लिखा जाएगा करंट अकाउंट, सेम ऐसे ही करंट अकाउंट। एक तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, आपको बच्चों आपको ध्यान रखनी है ये सारी बातें। दूसरा, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस अकाउंट के ही बारे में पूछा जाए। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, मतलब एंट्री क्या होंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी आपसे बोल दिया जाए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन आपको दी होंगी, वो बोलेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, तो समझ जाना कि वो जनरल एंट्री करने के बारे में कह रहा है। और जनरल एंट्री काफी बार देखने को मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। सर पहले जर्नल बनाया जाता है या लेजर बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर पहले बनता तो जर्नल ही है। सही है, समझाने के पर्पज से मैंने पहले आपको लेजर समझा दिया, अब मैं जर्नल समझा देता हूं, क्लियर सा है। सही है, तो अब हम केवल जर्नल एंट्री कर रहे हैं और बड़े प्यार से समझनी है जर्नल एंट्री। सर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला काम आपने क्या करा था जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहा था। आप बोलेंगे सर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करा था। किसमें करा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड में करा था, सर क्रेडिट साइड में। यही काम लिखा था सर, ये वाला काम करा था हमने। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा आया था, सबसे पहला काम। तो सबसे पहली एंट्री ही प्रॉफिट ट्रांसफर करने की होगी। एक साल के दौरान जितना भी प्रॉफिट आपने नेट प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा ट्रांसफर कर देना कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बस इतना सा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट ट्रांसफर की पहली एंट्री होगी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और अकाउंट क्रेडिट कौन सा होगा, किस अकाउंट में आ रहा है पैसा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। पहली एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। सही है, समझ आ गई आपको। दूसरी एंट्री, हो सकता है इस प्रॉफिट का ही हमने एप्रोप्रिएशन कर दिया हो, या हो भी सकता है, मतलब ये भी हो सकता है हमने पहले ये वाली एंट्री कर दी हो, या ये भी हो सकता है पहले ये वाली इनमें से कोई एक एंट्री कर दी हो। समझ गए आप मेरी बात, बोला हाँ सर इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो मैं पहले यही वाली ले लेता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाली। ठीक है, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, क्या जब भी आप पढ़ते थे या जैसे भी, पहले सिंपली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से, आपने नॉमिनल अकाउंट के बारे में पढ़ा है, आपने पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ा है, और आपने रियल अकाउंट के बारे में पढ़ा है। मैं बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं, साल के अंत में किन के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और किन को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाता है। इन तीन अकाउंट में से किन के बैलेंसेस निकाले जाते हैं और किन को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, कौन कौन से अकाउंट होते हैं। आप बोलेंगे सर नॉमिनल अकाउंट जो होता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके बताता हूं आप लोगों को, बड़े ध्यान से सुनना। एक अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसे ही बनाया होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने 11th क्लास में, कुछ इसी तरीके से।
ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा। यहां तुमने डेट लिखी होगी, डेट, या पर्टिकुलर लिखा होगा, या अमाउंट लिखी होगी, फिर सेम डेट लिखा होगा, फिर पर्टिकुलर लिखा होगा, फिर अमाउंट लिखी होगी। क्लियर है सर? आपने एक और अकाउंट बनाया होगा, एक और अकाउंट आपने बनाया होगा जिसे आपने नाम दिया होगा, किस, क्या नाम दिया होगा? मशीनरी अकाउंट। एक मशीनरी अकाउंट भी आपने बनाया होगा। ये लो मशीनरी अकाउंट बना दिया मैंने, यहां लिख रहा हूं मैं मशीनरी। अब कैसे बनाते थे? केवल 1 साल का बना रहा हूं हल्का सा। डेट थी पहली, तो पहली डेट पर आपने मशीनरी खरीदी थी तो लिखते थे टू बैंक। आपने 1 लाख रुपए की खरीदी थी, यहां लिख लिया 1 लाख। लेकिन जब डेप्रिसिएशन लगाते थे तो ये तो लगता था 1 मार्च को, या 1 मार्च को खरीदी होगी, सॉरी 1 अप्रैल को खरीदी होगी मान लो, और डेप्रिसिएशन लगता था 31 मार्च को, साल के लास्ट में ही। तो यहां लिखते थे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। मान लो 10% लग रहा है तो 10% करेंगे तो 10,000 रुपए। अब इसके बाद क्या होता था? इसके बाद हम टोटल कर लेते थे, टोटल कर लेते थे। ये 1 लाख रुपए, तो यहां भी 1 लाख रुपए ही लिखते थे उस साल। और 31 मार्च को ही हम यहां पे लिखते थे बाय बैलेंस सीडी, कि हमारे पास अब भी कितने रुपए बैलेंस बचा हुआ? 90,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ। यही करते थे? बोला हाँ सर। सर मशीनरी अकाउंट जो है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट के साल के लास्ट में हमेशा बैलेंस निकलते हैं, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, इस तरीके से। मतलब सर जितने अकाउंट में आप लोगों को दिखाई दे जाए बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी, तो समझ जाना वो या तो रियल अकाउंट होगा या पर्सनल अकाउंट होगा, नॉमिनल बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर नॉमिनल अकाउंट का अकाउंट बना करके दिखाऊं, ये नॉमिनल अकाउंट है प्यारे बच्चों, ये नॉमिनल अकाउंट है। अब ये देखो, ये किस तरीके से बनाते थे? तो आप बनाते थे सर डेप्रिसिएशन खर्च है, बढ़ा होगा, किस वजह से बढ़ा होगा? बोलो सर मशीनरी पे लगाया गया होगा, तो यहां पे लिखा गया होगा टू मशीनरी, माफ करना, यहां लिखा गया होगा टू मशीनरी, कि मशीनरी पर लगा तो पहली 31 मार्च को लिखा होगा टू मशीनरी। कितना सर? 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा था, 10,000 रुपए लिख दिया। कब? 31 मार्च को लगाया गया। फिर हम इसे, इनके बैलेंस नहीं निकालते थे कभी भी, हम इन्हें क्या करते थे सर? हम यहां पे लिख देते थे बाय, बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। 10 के 10 प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में भेज दिए जाते थे, और यहां 2 लाइन लगा देते थे। इनका कोई बैलेंस नहीं निकाला जाता था। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताएं। इतना पॉइंट समझ आया नहीं आया? जल्दी से एक बार कंफर्म करें, क्या ये समझ आया आप लोगों को? ये 11th क्लास की बातें हैं। ये भी नहीं समझ में आया तो फिर एक और बात बता दूंगा, वो समझ आ जाएगी बहुत अच्छे से। बस एक बार ये मुझे बता दें कि सर समझ आ रहा है हमें। जी, बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं फिलहाल में, 11th क्लास। और ये चीजें आप लोगों को आगे तक काम आएंगी। मैं जो बता रहा हूं कि सर किस अकाउंट को क्लोज करना है और किसको नहीं करना है, ये बातें आप लोगों को आगे तक काम आएंगी 12th क्लास में। देखिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को समझ आ रहा है। यहां से नॉमिनल अकाउंट का हमें पता चला सर, नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट को हम हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाकर के बंद कर देते हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर जितनी नाम हमें दिखाई देते थे वो सारे के सारे बंद हो जाते थे अकाउंट। हाँ बच्चों, बंद हो जाते थे, वो ट्रांसफर होकर के आते थे, साल के लास्ट में बंद हो जाते थे। नॉमिनल अकाउंट को साल के लास्ट में हमेशा ही बंद करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, मान लो। सही है? पर्सनल अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, खत्म हो सकता है सर, जब हमने डेबिट है तो क्रेडिट पूरा पूरा हो जाए, या क्रेडिट है तो डेबिट पूरा का पूरा हो जाए। ठीक है? किसी से कोई पैसा लेना है तो सारा का सारा अगर मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो। ये अकाउंट कभी बंद नहीं होते सर, इनके बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं। तो सर बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम आप लोगों को दिखाई देंगी सर, वो पर्सनल या रियल अकाउंट होंगे। श्योर बेटा, बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम दिखाई दें वो या तो पर्सनल अकाउंट होंगे या रियल अकाउंट होंगे। जैसे डेटर पर्सनल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है, एसेट्स रियल अकाउंट होती हैं आपकी। ठीक है? मेरी बात समझ में आई यहां तक? इतनी सी बात समझ में आ गई तो सर वापस चलते हैं अब दोबारा से किस पॉइंट पर? अब हम वापस इसी पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे वाले एंट्री पे, जिसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साफ कर देता हूं जी, बताइए। ओके, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। मेरे ख्याल से कोई डाउट तो नहीं रहा होगा अभी तक।
बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, 11th क्लास की बातें भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, क्योंकि उनका यूज होएगा, यहां पर उनका यूज होएगा। चलिए दूसरा, अभी हमने क्या लगाया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया है, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लगा दो भाई साहब, ये लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्च होता है, हम बिजनेस है, बिजनेस के लिए खर्च होता है, खर्च को आप हमेशा डेबिट करते हो। अब क्या ये हमने पे कर दिया तो आप ये सोच रहे हो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया होगा, ना 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 प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, इंटरेस्ट पे करा जाए या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करा जाए, मतलब उनसे लिया जाए, हम कैश में कुछ नहीं करेंगे। हम क्या कहते हैं, अरे हमारे पास तुम्हारे अकाउंट है ना भाई, हे पार्टनर्स, मेरे पास, मैं बिजनेस हूं, मेरे पास तुम दोनों के अकाउंट हैं, तो मैं तुम्हारे अकाउंट में ही ना पैसे डाल दूंगा सीधे सीधे, किस बात के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। मेरे लिए खर्चा था, मैंने डेबिट कर दिया, तुम्हारे अकाउंट में ये पैसे डल जाएंगे, तो मैं लिख दूं यहां पे ए का कैपिटल अकाउंट और 2B का कैपिटल अकाउंट। और ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये बैलेंस शीट थी, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लायबिलिटी की नेचर कैसी होती है, क्रेडिट नेचर होती है। एसेट्स की नेचर कैसी होती है, डेबिट नेचर होती है। अगर लायबिलिटी बढ़ानी हो तो क्या करना है सर, क्रेडिट ही कर देना, जो जिसकी नेचर है वैसा ही हो जाएगा बढ़ने पर। एसेट्स की नेचर डेबिट होती है, तो अगर बढ़ाना है तो सर डेबिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जिसकी नेचर है, बढ़ाने के लिए हमें वही नेचर यूज करनी होगी। कैपिटल की जो नेचर है वो कैसी नेचर है, कैपिटल आपकी लाइबिलिटी में शो करा जाता है। कैपिटल आपका नेचर कैसी होती है, क्रेडिट नेचर का होता है, ये क्रेडिट नेचर होती है, ठीक है। जिम्मेदारियां हमारी क्रेडिट नेचर है, तो ये और बढ़ानी होगी तो सर हम क्रेडिट ही करेंगे। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कराएं तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल से उनके कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा डाला जाएगा। सर पहले ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की एंट्री है, लेकिन इसमें दो एंट्री होंगी, पहली तो ये और दूसरी, अब मुझे एक बात बताएं सर, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया है, इनमें से नॉमिनल कौन सा है और रियल कौन सा है। ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट, ये दोनों ही रियल अकाउंट है, ये इसीलिए बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर शो करे जाते हैं। आपको पता है कैपिटल कहां शो करी जाती है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में शो करी जाती है। जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कैपिटल पर इंटरेस्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट जो आपने पे करा था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता था। इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है तो खत्म भी करना होगा, बोला हाँ सर खत्म करना है। तो सर वहां पे हम क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर के जाकर बंद करते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर के बंद होगा, बस इतनी सी बात। नॉमिनल अकाउंट को बंद करना है। तो अब क्लोजिंग की एंट्री बताते हैं। आईओसी जो है, आईओसी जितनी भी अमाउंट का होगा, अगर इसे मुझे बंद करना हो, मान लो डेबिट हुआ ये 10,000 रुपए से, मान लो ये डेबिट 10,000 रुपए से हुआ, तो मुझे किसी अकाउंट को अगर बंद करना हो तो कैसे करूंगा, सर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो और क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, इतना सा काम होगा। तो एंट्री क्या होगी, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो करेंगे डेबिट और टू कर देंगे क्या, टू कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्लोजर की एंट्री है, ये क्लोजिंग करने की एंट्री है, ये नंबर 2 एंट्री है। 1 और 2 मेरी बात समझ में आई, ये 2 एंट्री आप लोगों को याद रखनी है। कोई डाउट हो तो बताएं जी, क्या कोई आपको डाउट है इस वाले पॉइंट में, थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताएं, शायद नहीं होगा। सिंपली अगर यहां से देखें तो सीधे आईओसी अकाउंट डेबिट 2A 2B पहली एंट्री ये, और दूसरी एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, दूसरी एंट्री ये है। पहली एंट्री सैलरी, अच्छा फिर सैलरी प्रोवाइड कराएंगे तो सेम ऐसा ही होगा, हाँ सर ऐसा ही होगा। क्या करना है, पहली एंट्री क्या होगी, सर सैलरी हमारे लिए खर्च है तो सैलरी को डेबिट करेंगे, किस किस के अकाउंट में डालनी है सैलरी, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में, तो एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मेरी बात समझ में आई। अब इसके बाद वाली एंट्री जब सैलरी देनी होगी तो लो तीसरी एंट्री में क्या होगा, सर सेम एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, किस किस के अकाउंट में जाएगी सैलरी, ए के अकाउंट में,
सर ए के कैपिटल अकाउंट में या करंट में भी जा सकती है, करंट में भी जा सकती है, जैसा कि मैंने पहले ऊपर आपको बताया है। और क्या होगा, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज या कैपिटल या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। मेरी बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अब क्या करना है, इनमें से नॉमिनल अकाउंट है, साल का लास्ट चल रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट को खत्म करेंगे, सैलरी अकाउंट जितने से भी डेबिट होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे, तो प्यारे बच्चों डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, क्या कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और टू क्या कर देंगे, सैलरी कर देंगे, टू क्या कर देंगे, सैलरी कर देंगे। सर ये 2 एंट्री करनी है। फिर चौथी एंट्री किसके बारे में होगी, तो सर चौथी एंट्री होगी किसके बारे में, कमीशन के बारे में। सेम है, पहले कमीशन चार्ज करो, माफ कीजिएगा लगाओ पहले, ठीक है, प्रोवाइड करो, कमीशन का होगा तो क्या होगी एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी कैपिटल। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, इसके बाद क्लोज कर दो कमीशन को, कमीशन को क्लोज करोगे तो क्या होगा, कमीशन को डेबिट किया था पहले, अब क्रेडिट कर दो। सर सेम एंट्री, सेम एंट्री क्या होगी, मैं एक बार इसी को लिख देता हूं, ये लो, सेम एंट्री हो जाएगी। सिंपल कट होगा, क्या सैलरी की जगह क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, बस ये लो, कमीशन अकाउंट को कर दो डेबिट, कमीशन अकाउंट को कर दो डेबिट, और यहां पे कमीशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्लोज करने के लिए। पहले कमीशन, पहले ये प्रोवाइड करने के लिए कमीशन, तो नरेशन क्या बनेगी, फॉर प्रोवाइडिंग कमीशन, और ये क्या है, फॉर क्लोजर कमीशन अकाउंट या फॉर क्लोजिंग कमीशन अकाउंट। बस पहले वाले में नरेशन क्या, अच्छा यहां पे क्या प्रोवाइड करा है, सैलरी प्रोवाइड करी है, तो नरेशन क्या बनेगी, तो नरेशन बनेगी सर फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी, और यहां पे क्या बनेगी, फॉर क्लोजिंग सैलरी अकाउंट। बस 3 एंट्री हो गई। सर अब की बार बताइए मुझे, फोर्थ में क्या रिजर्व का पैसा, यहां पे देखिए क्या रिजर्व का पैसा ये जो दिखाई दे रहा है, क्या ए और बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बोले सर नहीं जाएगा। तो रिजर्व जब भी बनेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, सीधी सी बात है। रिजर्व कहां लिखे जाते हैं, बोलो सर रिजर्व कहां लिखे जाते हैं, आप बोलेंगे सर रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखे जाते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं रिजर्व, जब भी बनेंगे क्रेडिट ही होंगे, याद रखना। और नहीं भी याद रहता तो सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रखा है टू रिजर्व, ए और बी के हिस्से तो गया नहीं है, तो सीधे एक ही एंट्री होगी, एक एंट्री होगी। जैसे हमने प्रॉफिट ट्रांसफर करने की केवल एक एंट्री करी थी ना, इसमें क्लोज करने की एंट्री नहीं होती है, याद रखना। प्रॉफिट जब ट्रांसफर हुआ था पहले वाली एंट्री, इसमें क्लोज करने की एंट्री नहीं होगी। सेम इसी तरीके से रिजर्व को ट्रांसफर करने की भी एक एंट्री होगी, बाकी सबकी 2-2 एंट्री होंगी। आईओसी की 2 एंट्री थी, आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी करा और फिर आईओसी को क्लोज करा। सैलरी की 2 एंट्री थी, पहले सैलरी को ड्यू करा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी करा और फिर सैलरी को क्लोज करा। सेम कमीशन को करा, फिर कमीशन को क्लोज करा, लेकिन रिजर्व क्लोज नहीं होगा, रिजर्व क्लोज नहीं होगा। तो फिफ्थ जो एंट्री होगी वो रिजर्व के बारे में मान लेते हैं। ये लो फिफ्थ की, रिजर्व बनाया होगा तो कहां लिखा हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है क्या, टू रिजर्व। तो टू रिजर्व एक ही एंट्री होगी केवल, अब की बार पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। एंट्री किस बारे में है ये, एंट्री किस बारे में, फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, फॉर क्रिएटिंग रिजर्व, रिजर्व बनाया है हमने, बस आसान है। इसके बाद और क्या होगा सर, अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना, ना ना ना, प्रॉफिट तो जब ट्रांसफर होगा ना, जब यहां पे ये वाली अमाउंट रह गई हमारी, इसको भी लिखे तब, तो इसकी एंट्री भी करनी है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, इसमें ऐसा मत कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे करते हैं सर आईओडी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ऐसे जैसे इसमें करा था आईओ अकाउंट डेबिट, आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी ना, इसमें उल्टा हो जाएगा। असल में हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो लेना है, हमारे लिए इनकम है। ड्राइंग पार्टनर ने करी है, हम तो बिजनेस है, मालिक ने ड्राइंग करी है, हम बिजनेस है, हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, उसने जो पैसे निकाले थे हम उसके ऊपर इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो क्रेडिट होगा, सीधी सी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट होगा। लेकिन ये लिया कहां से जाएगा, तो हम पार्टनर के पास जाकर के कहेंगे भैया दे दो दे दो, बिजनेसमैन है ना, हम तो बिजनेस है, हम तो अकाउंटेंट है, हम तो खुद ही अकाउंट बना रहे हैं, हम मालिकों के पास जाकर के बोलेंगे पैसे दे दो पैसे दे दो, ना ना ना, शान घट जाएगी ना हमारी। हम क्या करेंगे, हम उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे, तो अगर उनके कैपिटल अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। याद रखना, किसी के कैपिटल अकाउंट से पैसे कम करने हो तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, और किसी के कैपिटल अकाउंट में पैसे डालने हो
जैसे यहाँ डाल रहे थे पैसे, यहाँ पैसे डाल रहे थे, यहाँ सैलरी के पैसे डाल रहे थे, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे हम, निकालने तो सर ये कर दिया हमने। ये हमारी ये 6th एंट्री है। पहले सर अब की बार फिर बताओ, ये तो हमने क्या करा है, फॉर चार्ज, ये हमने चार्ज करा है, ये फॉर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेल्सन लिख देंगे। इसके बाद वाली एंट्री क्या होगी, क्लोज करने की। किसको क्लोज करना है सर, इनको, कैपिटल अकाउंट को। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकलते हैं, इनको क्लोज नहीं किया जाता, तो सर किसको क्लोज करेंगे, आईओडी को। आईओडी पहले क्या हो रही थी, डेबिट, क्रेडिट हो रही थी, तो आईओडी को अब कर दो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट को कर दो प्यारे बच्चों डेबिट, और 2 क्या कर दो, कहां पे लिखा हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज करके ही तो करा है हमने इसको खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज करके ही तो करा है खत्म। समझ में आई, ये 6ठी एंट्री थी। 7वीं एंट्री क्या होगी, लास्ट एंट्री क्या होगी, ये प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ कहां पे, ए के कैपिटल अकाउंट में या बी के कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या होगी, सिंपल एक एंट्री होगी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, ए के कैपिटल अकाउंट में कुछ भेजना है, बी के कैपिटल अकाउंट में कुछ भेजना है, तो एंट्री सिंपल होगी, क्या, सिंपली एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कर दें हम डेबिट, और 2 कर दें किस किस के अकाउंट में पैसा भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो ए के कैपिटल अकाउंट में डालना है, और कहां डालना है, बी के कैपिटल अकाउंट में डालना है। किस रेशियो में सर, जो रेशियो दी होगी, जो भी रेशियो दी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये एंट्री प्रॉफिट ट्रांसफर करने की हो जाएगी। क्लियर है, इसकी क्लोजिंग करने की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या क्लोज करना है, ये तो क्लोज करने के लिए ही बनाया जाता है। समझ में आ गई होंगी बातें। अब छोटी सी बात और मैं कर लेता हूं, देखिए टर्म्स के रूप में अगर याद रखना हो आपको तो कुछ बातें याद रखना, जैसे ये जो प्रॉफिट होता है प्यारे बच्चों, ये वाला जो प्रॉफिट होता है, ये, इसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल करके यहां पे आता है, ये नेट प्रॉफिट कहलाता है। जबकि यहां जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, ये यहां लिख देता हूं मैं इस साइड में तीर निकाल करके, ये जो प्रॉफिट है इसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और इनका इस वर्ड का यूज होता है डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो अब डिवाइड करा गया है बाद में, किन किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, डिविजिबल। अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है, सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, और साल एप्रोप्रिएशन से पहले वाला जो प्रॉफिट होता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। बस इतनी सी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो सर एक बार कंफर्म कर दें कि हाँ हाँ सर हमें समझ आ गई है ये वाली बातें। जी, एक बार कंफर्म कर दें कि सर ये वाली बातें हमें समझ आ गई हैं। जी बताइए। आज हम इतना ही करेंगे, एक बार डिस्कशन आप लोगों के साथ इसका हो चुका है। बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं। जी अमन बताइए। जी आप लोगों को समझ आ रहा है, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें हमने डिस्कस करी हैं। यही सारी चीजें हमने लिखी हैं। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप के बारे में जिक्र करा, कुछ मिनिमम और मैक्सिमम नंबर, कुछ कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिक्र करा। ये चीजें होती हैं जो पेपर में आनी है, याद रखिएगा। उसके बाद हमने एग्रीमेंट के बारे में बात करी, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट को तो सर ओरली अगर होगा तो ओरली डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा, ओरली एग्रीमेंट होगा, ओरली एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड रिटर्न डॉक्यूमेंट ही होता है, इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा था, फिर हमने डिस्कस करा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में डिस्कस करा था। तो मुझे उम्मीद है जी आपको सब कुछ समझ में आया जी, सबके जवाब भी आ गए हैं। चलिए कल की क्लास जो है वो आप लोगों की सेम रहेगी, डेमो क्लास, सही है। डेमो क्लास टाइम का यही रहेगा आप लोगों का, ऐप पर नोटिफिकेशन आ भी जाएगा, इसके लिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे जी।